आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। हिजाब का विवाद कर्नाटक में शुरू हुआ। जनवरी की शुरुआत में नेशनल मीडिया में यह विवाद खबरों में आने लगा और अब फरवरी का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन हिजाब का मुद्दा और तेज हो गया है। 2 महीने के अंदर अंदर यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हिजाब के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी करीब 24 करोड़ है, जहां के मुद्दे अपने आप में इतने बड़े हैं कि देश के बाकी मसले छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में हिजाब के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, दाढ़ी और टोपी की बात होती है, तो इसके समर्थकों की रेस में असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे होते हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब मुद्दा होना चाहिए, और जब यह मुद्दा बन ही गया है तो नुकसान किसे हो रहा है और फायदा किसे होगा। इन सब के बीच सबसे पहले देखिए कि उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे को, एक नई सिलसिले को किस तरीके से छोड़ा। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे विचारों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। यूपी में अब चौथे चरण का चुनाव होना है। ओवैसी लगातार हर फेज से पहले अपने रैलियों में हिजाब का मुद्दा उठा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ओवैसी को और हिजाब पर बवाल करने वालों को जवाब भी दे रहे हैं। अमित शाह की बात करें, उन्होंने कहा कि स्कूल के ड्रेस कोड को हिंदू या मुसलमान सभी को अपनाना चाहिए। मामला कोर्ट में है, इसलिए शाह ने ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इतना जरूर कि देश संविधान के आधार पर चलेगा और अदालत जो फैसला करेगी वो सबको मानना चाहिए और खुद उन्हें भी वही फैसला कबूल होगा। अकेले ओवैसी ही नहीं, जो हिजाब विवाद को तूल दे रहे हैं, बॉलीवुड से दूर रहने का ऐलान कर चुकी दंगलकर ज़ाहिरा वसीम की भी आज इस विवाद में एंट्री हो गई। ज़ाहिरा वसीम ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया। 2 पैराग्राफ के ट्विटर पोस्ट में उन्होंने हिजाब का बार बार समर्थन किया। ज़ाहिरा वसीम ने लिखा कि हिजाब पहनना उनका अधिकार है और ये चॉइस नहीं, इस्लाम में एक दायित्व है, और आज महिलाओं को धार्मिक परंपरा के पालन से रोका जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। ये ज़ाहिरा वसीम है जिन्होंने ये पूरा एक ट्वीट लिखा, 2 पेज का पूरा ये एक फेसबुक पर नामा लिख दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका दायित्व है, धर्म से जोड़ा उन्होंने। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से के शर्मा हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी की ओर से हरेंद्र मलिक, AIMIM की कॉर्पोरेटर हैं डॉक्टर शमीना बेगम, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी और मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अली कादरी। मैं सबसे पहले AIMIM की मेहमान शमीना जी से ही इस चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। शमीना जी, बहुत स्वागत है आपका। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये हिजाब, इसका क्या लेना देना उत्तर प्रदेश के चुनावों से? रैलियों में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी का यह कह देना कि अगर आपको मेरी दाढ़ी नहीं पसंद है मैं दाढ़ी रखूंगा, मेरी टोपी पसंद नहीं है मैं टोपी पहनूंगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी, क्या यह उत्तर प्रदेश में चुनावी मसला है? क्या यह बुनियादी मुद्दा है? चलिए, शमीना जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, अंबर जैदी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंबर, ये तमाम मुद्दे बार बार पॉलिटिक्स में क्यों लाए जाते हैं? किसका फायदा होता है इस तरीके की बयानबाजी करके? देखिए, ये लोग जो हमें मुस्लिम लीडरशिप नजर आती है, या हम पूरे इस विवाद को देखें, हिजाब विवाद को, जिस तरह से ये हिजाब विवाद शुरू हुआ और इसको राजनीतिक समर्थन मिलना शुरू हुआ, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा था स्टार्टिंग से ही कि ये एक षड्यंत्र है और ये कोई सीधा साधा जो महिलाओं के हिजाब और अधिकारों को सपोजिटली कहा जा रहा था, ये वो मसला तो बिल्कुल नहीं है। और वो तस्वीर भी सबके सामने साफ हो चुकी है कि ये मसला क्या है। जिस तरह से ओवैसी जी बार बार हर राजनीतिक मंच से, हर चुनावी मंच से चिल्ला कर वो ये बात कहते हैं कि मैं टोपी भी पहनूंगा और हिजाब भी पहनेंगे, हिजाबी PM भी बनेगी, मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। बिल्कुल किसी ने नहीं रोका, आप बिल्कुल हिजाब पहनिए, आप जहां पे आपको संसद में बैठ के वो टोपी पहन के जाते हैं उनको कौन रोकता है। लेकिन
सबसे बड़ी यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि वो जो मुसलमानों के मुद्दे हैं, वो खुद को मुसलमानों के नेता कहते हैं या मुसलमानों के हक की बात करते हैं, बड़े अलंबरदार बन के आते हैं। कभी भी जो मुस्लिम महिलाओं के मूल मुद्दे हैं या आप समाज के मूल मुद्दों पे कभी ये लोग बात करते नजर नहीं आएंगे। तो इनका प्राइमरी जो एजेंडा यही है कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट्स की तरह इस्तेमाल करो, उनके अधिकारों की, उनके विकास की कभी बात ना हो, जैसा कि हमारे देश में कितने सालों से होता है। अच्छा अंबर, क्या इसका एक पहलू, क्या जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, क्या इसका एक पहलू ये है कि अगर शिक्षित हो गया इनका समाज, अगर समझदारी आ गई, अगर कुरान सबने वाकई में पढ़ ली, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये तो दकियानूसी सोच है, और इस दकियानूसी सोच से दरअसल ये राजनेता हमें आजाद नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार ये पॉलिटिकल रैलीज में कहते हैं मैं तो दाढ़ी भी रखूंगा, मैं तो टोपी भी पहनूंगा, मैं तो हिजाब भी पहनवाऊंगा। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, ये पूरा हिजाब विवाद जो है मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से और एजुकेशन से दूर करने का ये पूरा षड्यंत्र है, क्योंकि इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिखकर मुख्य धारा में आके शामिल हो, या वो इतनी समझदार हो जाएं कि उनको समझ में आ जाए कि उनके साथ या उनके अधिकारों के साथ किस तरह से बेईमानी की जाती है। तो ये पूरी जो लड़ाई है या पूरी मशक्कत जो है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पूरे समाज को पीछे ढकेलने के लिए, जो इतने सालों में विकास का काम हुआ है उसको पीछे ढकेलने के लिए पूरा षड्यंत्र है। जिस तरह से पोलराइज किया जा रहा है कि उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके पोलराइज करें और अपनी वो गद्दी अपनी बिल्कुल ठीक नफ्स पकड़ी आपने, बिल्कुल ठीक नफ्स पकड़ी आपने अंबर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पोलराइज करें और वोट कमाएं, वरना क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण का चुनाव आने वाला है, मतदान होने वाला है, और उससे पहले एक बार फिर से दाढ़ी टोपी का जिक्र कर देना। हरेंद्र मलिक हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हरेंद्र जी, ये पोलराइजेशन, इस तरीके के बयान, किसे फायदा और किसे नुकसान? देखिए, ये सारा सोची समझी राजनीति है, और चुनाव के दौरान, बीच चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक ने यह बात नहीं उठाई। अवोसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के सदस्य हैं। अवोसी जी के बयान वही आते हैं जो जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता हो। 3 चरण हो गए, और आज भी आप सहमत होंगे इस बात से कि उत्तर प्रदेश के नागरिक का कोई बयान इस बात पे नहीं आया, कोई चर्चा उत्तर प्रदेश के वोटर ने नहीं की, नागरिक ने नहीं। अवोसी जी ने केवल इसलिए की कि अवोसी जी कहेंगे, उसके रिएक्शन में बीजेपी को बोलने का मौका मिलेगा, फिर इधर से कोई बोलेगा, फिर उधर से कोई बोलेगा, और ये चुनाव जो विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, जो करप्शन के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, उस चुनाव को ये हिंदू मुसलमान पर केंद्रित कर दे। सभी जानते हैं संख्या किसकी ज्यादा है किसकी कम है, लाभ उसे ही होगा जो ज्यादा संख्या के साथ खड़ा हो। ठीक है हरेंद्र जी, लेकिन आप जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े नहीं है, वो जैसे जुड़ जाएंगे। चलिए के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं शर्मा जी आपके पास आऊं। उससे पहले हरेंद्र जी मुझे लेकिन एक बात समझाइए ना, ये ए और बी टीम के बीच में, आप तो समाजवादी पार्टी से ना समाज को आगे रखकर चलने की बात करते हैं, आपकी समाजवादी सोच क्या कहती है? ये दाढ़ी, ये टोपी, ये हिजाब, क्या इसकी आवश्यकता है? देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, आपने संविधान की आप जानकार जरूर होंगी, क्योंकि आप एंकर हैं और प्रतिष्ठित चैनल की एक विद्वान एंकर है। बहन, आप अच्छी तरह जानती होंगी, इस देश में सबको अपने धर्म के मानने की आजादी है, यहाँ कभी कोई चर्चा नहीं करता। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आदरणीय अवोसी जी जो ये बात कह रहे हैं, ये केवल बीजेपी के इशारे पर कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। आप हैदराबाद में कहिए जा करके, आप यहाँ क्यों कह रहे हो? हमें ऐसा मुफ्त का ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? ठीक है, ये प्रदेश आपका कहना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ओवैसी जी बयान दे रहे हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तो आरोप आप पर ही सीधा आरोप बीजेपी पर है। आप जो बयान ओवैसी जी से दिलवाना चाह रहे हैं वो आप दिलवा रहे हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण होगा, उसका फायदा आपको होगा। की राजनीति के माहिर समाजवादी पार्टी इसके अलावा कह क्या सकती है? आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, उस सरकार में ओवैसी भी उसी कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे जिसको समाजवादी कर रहे थे। तो यदि ये हमारी बी टीम थे तो समर्थन क्यों ले रहे थे आप? और आज उसी से आपने अपना गठजोड़ किया है। जो व्यक्ति, वही राजभर जी के साथ आपने गठजोड़ किया है ना, जो उत्तर प्रदेश में 10-10 मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे।
और इतने दिनों तक कैंपेन जिसके साथ किए, ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जी। तो ये समाजवादियों का जो दोहरा रवैया है और बहुरूपियापन है, मीनाक्षी जी, ये जग जाहिर है। और ये कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हरेंद्र जी, आपको याद होगा सुल्तान जो मुजफ्फरपुर का जो दंगा था, उसमें आपने क्या किया? आपने खुलेआम कहा कि हिंदुओं को तो पहले मुसलमानों को तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलेगा। ये आपकी नीति होती थी। ये आप खुलेआम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सुन लीजिए, अब बीच में मैं नहीं बोला था कि वो बौखला जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन किया आपके इस निर्णय का। उसने खुलकर कहा कि इस दंगे में आपने जो है एक पक्षी व्यवहार किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स हैं। तो आप आज जो है जो चैंपियन बनते हैं आप तुष्टीकरण की राजनीति के, आज यहां ज्ञान बांट रहे हैं बैठ के। क्यों नहीं आपने विरोध किया? क्यों नहीं विरोध किया? क्यों नहीं समर्थन किया कि संविधान को माने? यदि संविधान ये कहता है कि आप जो है, अभी तो निर्णय कोर्ट में है, कोर्ट से आएगा, लेकिन जो संविधान के सिस्टम है उसका समर्थन आप क्यों नहीं करते? और आप ये बात जब कहते हैं कि मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा, तो ये कौन सी आपकी नीति है? और आप हम पर बता रहे हैं। ठीक है जी मीनाक्षी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हरेंद्र मलिक। मैं चलिए इनका ऑडियो थोड़ा सा हम ठीक करवाते हैं आपका। अब हमारे साथ मुस्लिम ठीक हो गया मेरा, चलिए बोलें। आप जो 2013 के दंगों की बात कह रहे हैं, पहली तो बात यह कि चुनाव के समय चैनल पर ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, परंतु आप नौसिखिए हैं राजनीति में। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं वहीं का रहने वाला। हम थोड़ा ऑडियो ठीक करवा लेते हैं, बार बार ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रही है हरेंद्र जी, तो बात ढंग से समझ में नहीं आती है। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अली कादरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब हम एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। कादरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या मुस्लिम समाज में ऐसा है क्या कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो टोपी लगा के जा रहे हैं, या 10th 11th 12th के जो लड़के हैं वो टोपी और दाढ़ी जो है रख के स्कूल जाते हैं? क्या ऐसा है? टोपी को ही वहां पर जरूरी नहीं है, पहन के जाने की जरूरत नहीं है, ये बात को हम मानते हैं। और दाढ़ी का जहां तक के सवाल है, तो इस्लाम में तो हर कोई दाढ़ी रखता है, जो रखना चाहे वो रख सकता है, इसमें कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए किसी को। अब रही बात हिजाब पर जो इश्यू बनाया गया है यूपी चुनाव को लेकर, तो मैं ये साफ तौर पर स्पष्ट रूप में आपको ये कहना चाहूंगा कि हिजाब हमारे पास लड़की जैसे बालिग होती है उस पर हिजाब लाजिम हो जाता है और ये मैंडेटरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब हिजाब पर जिस हिसाब से पॉलिटिक्स की जा रही है, इसका मैं खंडन करता हूं कि किसी भी मजहबी मामलात पर किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे अपने देश में सांप्रदायिकता फैले और यहाँ की अमन और शांति खराब हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं स्वागत करती हूँ आपकी इस बात का कादरी जी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब मंच से खड़े होकर ये कहते हैं, मेरी टोपी भले ही तुम्हें पसंद ना हो लेकिन मैं टोपी पहनूंगा, मेरी दाढ़ी भले ही तुम्हें पसंद। अरे किसने कहा ओवैसी जी को जाकर कि आपकी दाढ़ी पसंद नहीं आ रही है या उनकी टोपी पसंद नहीं आ रही है? किसी ने तो नहीं कहा। इस तरीके का भ्रम समाज में फैलाने की आवश्यकता क्यों? नहीं, सुनिए मैडम, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, अमल भी तो बताता है ना। प्रैक्टिकली जिस हिसाब से टोपी दाढ़ी के ऊपर जो डायलॉगबाजी हो रही है और जो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो कतई गलत है और ये हमारे अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। मसलन कोई इंसिडेंट आप बताएं। वाला भी है, टोपी भी पहनने वाला है और यहाँ पर पगड़ी बांधने वाला भी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों आप ये इस डिबेट में बैठकर ये बोल रहे हैं कि हमें इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसलिए ये मंचों से खड़े होकर कहने की आवश्यकता है। कौन सा सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? शमशान घाट का जिक्र होगा, कब्रिस्तान का जिक्र होगा, तो यकीनी बात है हमको भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी ना कि किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से हमारे साथ सौतेला सलूक हो रहा है, ये भी तो सारा देश जाने ना मैडम।
सौतेला सलूक हो रहा है। मैं अंबर जी एक आपका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं शर्मा जी आप ही के पास आ रही हूँ। जी, सौतेला सलूक हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? देखिए मीनाक्षी, इस तरह की बयानबाजी, अगर मैं आप कम्युनल कोई बात करती हैं और मैं खुद को बेहतर साबित करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं वैसे ही उसी भाषा में आपको जवाब देती हूँ तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता है। अगर एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर का नारा लग जाता है, तो फिर दोनों बराबर हो जाता है। फिर आप अपने आप को मजलूम या बेचारा नहीं कह सकते। आप उस चीज को इतना बढ़ा रहे हैं और ओवैसी जी तो इसके बिल्कुल मास्टर बने हुए हैं कि उन्होंने हर मत से हर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है कि जिसको कम्युनलाइज नहीं किया गया हो इस पूरे मुद्दे को। अगर वहां से जय श्री राम के नारे लगे थे और मुस्कान अगर वहां पे भारत माता की जय बोल देती या जय भीम जो हमारे ओवैसी जी कहते हैं वो कह देती, तो उनको पता लगता कि आप बहुत सेक्युलर हैं और आप बहुत देश प्रेमी हैं। लेकिन ये इसके पीछे की जो मंशा थी, इसको भड़काना था, ये विवाद किस तरह से स्टेज किया गया था, स्क्रिप्टेड था, ये दिखाता है। आप अपने आप को बेचारा साबित करने के लिए दुनिया भर में भारत की इमेज पे कितने ही बंटे लगवाए, लेकिन भारत मिटने वाला नहीं है। आप अगर इस देश के वासी हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान आपको अधिकार देता है, तो अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी होती है और हर देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि देश में शांति बनाए रखे। आप बात करते हैं कि भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपने कौन सा रोल अदा किया इस देश की में शांति बनाए रखने के लिए? जब से हिजाब विवाद शुरू हुआ है, सड़कों पे उतरे हुए हैं, अब आप लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि कर्नाटका में हिंसा भड़क गई, मर्डर हो रहे, लेकिन आप बेचारे हैं। ये बहाने और ये सब करना छोड़ दीजिए, देश के प्रति जिम्मेदारी को समझना शुरू कीजिए। मौलाना साहब। देखिए मैडम, हम तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और इस देश के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान का जो हकीकी माना में मुसलमान है, अंबर जैदी जैसी नहीं, हकीकी माना में जो ये इसका क्या मतलब हुआ? जान भी देंगे। ये क्या मतलब हुआ इसका? करेंगे। कादरी जी, ये क्या मतलब हुआ आपका? जैसा जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया और देश में नंगे तलवार, ये हकीकी मुसलमान होता है, हकीकी हिंदुस्तानी। एक मिनट अंबर, मुसलमान नहीं बन जाते ना। नहीं, क्या ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? पड़ेगा। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि अंबर जैदी कुछ कम मुसलमान है, आप ज्यादा मुसलमान है? ना, देखिए मेरी बात मत कीजिए आप। इस्लाम के प्रैक्टिसेस पर चलना, इस्लाम पर अमल करना, इस्लाम की तालीमात पर चलने का नाम मुसलमान है। खाली नाम रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है। इस्लाम कहता है, इस्लाम ने जो रास्ता बतलाया उस पर अमल करने वाले का नाम मुसलमान है। देश के प्रति प्रेम जो आपका दीन कहता है, आप देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिस देश में रहते हैं उस देश से मोहब्बत करो, उस देश के कानून को मानो। मतलब बड़ी हैरानी है मुझे मौलाना साहब, मुझे इतनी हैरानी हो रही है। अंबर जैदी जो एक पढ़ी लिखी मुसलमान है, जो महिलाओं की शिक्षा की बात कर रही है, क्योंकि वो हिजाब नहीं पहन रही है, वो ये कह रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूल से देना सीखें, वो आपके लिए मुसलमान नहीं है, वो हकीकी मुसलमान नहीं है आपके लिए। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कादरी साहब आपकी बात सुनकर। एक पढ़ी लिखी आपकी समाज से आने वाली लड़की के लिए इस तरीके की आपकी सोच है कि आप उसके मुसलमान होने पर ही संदेह खड़ा कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। शमीना बेगम जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, AIMIM की नेता हैं। शमीना जी, ये दाढ़ी टोपी की बात उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में करके किससे भड़काना चाहते हो वैसी साहब? जी हाँ, देखिए आप वो भड़काने वाली भाषा नहीं थी। आप ये महसूस करिए पहले तो, जो ओडीपी कॉलेज में, PU कॉलेज में, कर्नाटका में जो इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर एक लड़की की मुस्कान और सारे भगवा ड्रेस पहन के जो गदर किए हैं, आप उसके ऊपर से जो बातें कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हिजाब के ऊपर है। हमको हिजाब के लिए, शरीयत के लिहाज से हमको बहस करना चाहिए, लड़ना चाहिए। वो जाके टॉपिक जो है ना दूसरा इशू बन जा रहा है। अरे मुद्दा नहीं। जब असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक में जाकर ये बात बोलेंगे ना तो मैं नहीं सवाल पूछूंगी, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के मुसलमानों के बीच में एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें दाढ़ी पसंद नहीं, मैं दाढ़ी रखूंगा। अरे किसने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी लोगों को पसंद नहीं? स्टेटमेंट है भाई, आप रोक सकते हैं या मैं रोक सकती हूँ, या मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो स्पीच है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भले धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित किया जाए। नहीं, अगर भावना को भड़काना रहता तो जो है ना, हम ये भड़काते थे कि PU कॉलेज में इतनी सारी गड़बड़ होने के बावजूद भी हमने कुछ आवाज नहीं उठाई, बस हम साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है शमीना जी, बहुत खूब। एक मिनट अंबर जी, ये प्रोटेस्ट का तरीका है।
उत्तर प्रदेश का एक इंसिडेंट बताइए जहां पर हिजाब पहन के गई महिला को यह कहा गया हो कि हिजाब नहीं पहनना, या किसी ने दाढ़ी टोपी रखी हो तो यह कहा गया हो कि टोपी उतार दो, दाढ़ी कटवा दो। बताइए उत्तर प्रदेश का एक इंसिडेंट। आपने तो चांदनी जो है ना लेक्चरर, मीनाक्षी जी आप 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। चांदनी जो है ना लेक्चरर, इंग्लिश की प्रोफेसर है, जो 3-4 साल से वहां पर काम कर रही है, उनका जो है ना बुरखा रोड से उतारने के लिए कहा। ये कोई बात, इससे बात नहीं हो रही है मुद्दे पे। एक आप अगर औरतों के बारे में अगर सोचती तो आप ये सोचती कि भाई कैसा, किस तरीके से गेट के पास बुरखा उसका उतारा जा रहा है। एक रेस्पेक्टेड टीचर का, भाई जब आप टीचर के साथ अगर ये सलूक करें हैं तो आम जनता, आम गर्ल्स के साथ कैसा करेंगे व्यूअर? अब शमीना जी मैं अपने सवाल को फिर दोहराती हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये कतई शोभा नहीं देता कि स्कूल के मुहाने पे खड़े होकर, दरवाजे पे खड़े होकर कोई अपना बुर्का उतारे। ये तस्वीर देखना कतई मुझे पसंद नहीं, और मैं भी ऐसा होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ी होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी मंच पे खड़े होकर अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि दाढ़ी टोपी हिजाब, तो उत्तर प्रदेश की एक घटना वो गिनाए ना कि जहां पर मुसलमानों के साथ ये सौतेला व्यवहार हुआ हो, जहां पर स्कूल में दाढ़ी टोपी हिजाब कोई मसला हो। आज यूपी में इलेक्शन है, चौथे चरण का मतदान होना है। ये धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ओवैसी साहब क्या करना चाहते हैं? हिजाब का एजेंडा लगा, अब कल जो ना दाढ़ी का लगेगा, परसों टोपी का लगेगा। ये हमारा वो एजम्पशन है कि भाई आप लोग के आधार पर आपको नफरत फैलानी है। वाह वाह वाह, ये देखिए, आप अपना उद्देश्य खुद साफ कर रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या है। आप चाहते हैं पहले से उन्माद फैलाना, आप उन्माद फैलाना चाहते हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। के शर्मा जी, आप पर आरोप लगा, कादरी साहब ने यह आरोप लगाया कि जो सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी आज देश की हुकूमत मुसलमानों के साथ कर रही है, उसी क्रिया की यह प्रतिक्रिया है जो असदुद्दीन ओवैसी मंच से कर रहे हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हरेंद्र मलिक जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ये जो के शर्मा जी ने हम पर आरोप लगाए थे, मैं पहले तो आपको बता दूं 2013 का दंगा दुर्भाग्य से हमारे जिले में हुआ, और जिले में ही नहीं हुआ, वहां हुआ, उस क्षेत्र में हुआ जहां 4 बार मैं एमएलए रहा, 2 बार मेरा बेटा एमएलए रहा। दुर्भाग्य ये था कि दंगे में स्थानीय लोग नहीं थे, दंगा प्रायोजित दंगा कराया गया, और दंगे में जो नामित लोग थे जिन पर आज भी मुकदमा चल रहा है, वो आपकी सरकार में, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये तो मानसिकता है, कौन सी पार्टी क्या मानसिकता है। और यहाँ मैं खुद किसान हूँ, और यहाँ किसान की 12 का, हिंदू किसान हो मुसलमान किसान हो, 12 किसी की नष्ट हुई, पेड़ नष्ट हुआ, खेत नष्ट हुआ, उसका भी मुआवजा मिला। तो हिंदू और मुसलमान का कोई अंतर नहीं रहा। केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया था, प्रदेश सरकार ने मुआवजा दिया। आपका मत है कि शर्मा जी की भी अब ऑडियो वीडियो दोनों आ गया है। शर्मा जी, हाँ, मैं ये बता रहा था, फिर मुझे छोटे से ब्रेक लेना होगा। एक मैं लौटूंगी ना आपके पास। शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अभी मलिक साहब ने तो मुजफ्फरपुर वाला भी पूरा कांड बता दिया कि वो दरअसल प्रायोजित था, और दूसरा कि वो जो सौतेला व्यवहार है उसी की क्रिया की ये प्रतिक्रिया है जो ओवैसी जी कर रहे हैं। नहीं, प्रायोजित तो था ही, बिल्कुल सही बात बोल गए हरिंद्र मलिक जी। ये प्रायोजित तो आजम खान ने किया था, आप भूल गए? आपने किया था, आजम खान, अरे संजीव बालियान ने किया था। चुप रहिए, चुप आप रहिए, बीच में नहीं बोला करते हैं। बकवास करते बात करने की तमीज नहीं है क्या? आपको बात करने की तमीज नहीं है? आपको बात करने की तमीज नहीं है? आपने कैसे कह दिया चुप रहिए? ठीक है, यू आर हु? हरेंद्र मलिक जी, ठीक है, समय बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, तुरंत मुद्दे पर आते हैं। ठीक है मलिक जी, तुरंत मुद्दे पर आते हैं। शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, बीच में बोलना बिल्कुल सही नहीं। आपने अपनी बात बोली, मैंने कुछ नहीं बोला। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप सुनिए, अरे चुप तो आप कब कराई देंगे? 10 तारीख को चुप कराई देंगे, आप चिंता मत करो। आप मुझे नासमझ समझा बता रहे हैं। चलिए, कल क्या बच्चे हमें ठीक है यार, बहुत बड़े तीरंदाज, थोड़ी देर आवाज, बहुत बड़े तीरंदाज हो, पता है मुझे। चलिए शर्मा जी प्लीज जल्दी से मुद्दे पर। अब मैं आपको मीनाक्षी जी इतना ही कहूं, ये समाजवादी पार्टी ने इस दंगे को प्रायोजित रूप से किया था, और बाकायदा इसने प्रायोजित रूप से वहां पर ये ऐलान किया कि केवल जो है मुसलमानों को मिलेगा, और ये इनकी तुष्टीकरण की वो नीति थी। 12,000 जाटों के लड़कों के ऊपर फर्जी केस किया ये समाजवादी पार्टी ने। ये कह रहे कि मैं वहां किसान हूं,
ये किसान है, इनको कुछ नहीं पता है, नहीं कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सबसे बड़े वहाँ के लेकिन आज जो किसानों के ओवैसी बेटों के दुश्मन बने यूपी के समाजवादी पार्टी। राजनीतिक मंचों से जो बयान दे रहे हैं, फिर वो क्यों दे रहे हैं? इसीलिए बयान किस ये लिए? इनको सपोर्ट कराने के लिए दे रहे हैं, और इनकी जो है बौखलाहट है, इसीलिए ये बीच बीच में बोल रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना कादरी साहब ने ये कहा कि मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया गया और उन्होंने कटघरे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा किया। पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं आऊंगी अंबर आपके पास, लेकिन शमीना जी ये कौन से हक की बात हो रही है? कौन सा हक मुसलमानों का छीना गया या नहीं दिया गया जो बाकी धर्मों को या बाकी समाज को मिला? मैडम, मैं आप बोला था, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा मैं। अच्छा चलिए कादरी साहब, बहुत छोटे से में अपनी बात रखिएगा, फिर शमीना जी के पास जाऊंगी। देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने सिख ब्रादरी से मनमोहन सिंह जी को मौका दिया यूपीए 1 में। यूपीए 2 जब आता तो उस वक्त चाहिए था कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर अहमद पटेल है, गुलाम नबी आजाद है, किसी को भी मौका देकर एक तारीख रची जा सकती थी। और अखिलेश यादव बड़े आजम खां के ऊपर दम भरते हैं, तो आजम खां को हो सकता था कि उप मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, आपने मुसलमानों को कौन सी ऐसी सेक्युलर पार्टी है जिन्होंने मुसलमानों को हक दिया? आप पॉलिटिकल हक की बात कर रहे हैं। मैं कादरी साहब आपको बहुत माफी के साथ इसलिए रोकना चाह रही हूँ, आपका फ्रेम ठीक नहीं आ रहा है, हम जरा उसको ठीक करवा लेते हैं। तो हक की बात यह है, शमीना जी आपकी नजर में मुसलमानों को कौन सा हक नहीं मिला? देखिए, आप मुसलमानों के हक की बात जो है ना, आप कहीं रिजर्वेशन नहीं है कॉलेजों में। आप देखिए कौन से कॉलेजों में रिजर्वेशन है, इंटरमीडिएट में और जो ना ग्रेजुएशन में देखिए आप, एमबीबीएस में। चलो भाई, अगर मुस्लिम है बोले तो कुछ रिजर्वेशन है क्या? SC ST को जिस तरीके से रिजर्वेशन देते वो नहीं है। और एक ये बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी, शरीयत में भी दखल देते आप, हर चीज में आप देखिए जो पूरे पॉइंट्स के हिसाब से देखिए। शरीयत में दखल देने का मतलब क्या? शरीयत में कौन दखल दे रहा है? आप कैसे देखिए, आपके जो आपका जो रिलीजन है उसका, आपका एक हिंदू एक्ट है, इसके अंदर कोई दखल देंगे? देखिए आप नहीं, आपका तो कोई एक्ट ही नहीं है ना, आपका तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आपका तो कोई एक्ट है ही नहीं। देखिए आप ट्रिपल तलाक का मामला उठाए, आप उसमें दखल दिए, इतना सारा प्रॉब्लम कर दिए, हर जगह मुसलमानों को दबा दे रहे हैं आप। अच्छा। लोग पढ़ने नहीं दे रहे आप मुसलमानों का जो एजुकेशन बड़ी मतलब मुझे तो हैरानी होती है शमीना जी, आप ये बात कह रही हैं, खुद आप एक नेता हैं और मुस्लिम समाज से निकल कर आई, आप एक पॉलिटिशियन का रोल निभा रही हैं। अंबर जी, मुझे लगता था कि शायद मुसलमानों के हक की बात, और जब बात हक की होती है तो लड़ाई होनी चाहिए शिक्षा पर, लड़ाई होनी चाहिए रोजगार पर, लड़ाई होनी चाहिए कि मुख्य धारा में जोड़ने की। लड़ाई किस पर हो रही है? टोपी पर। लड़ाई किस पर हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप क्यों घुस रहे हैं, आप शरीयत में क्यों घुस रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, क्या लड़ाई है? जैसे कि अभी मौलाना कादरी ने भी कहा और जो ये डॉक्टर शमीना जी ने भी कहा, मैं बता देती हूँ लोग इनके कहने का मतलब क्या है। ये इन्होंने कहा कि सपा या कांग्रेस ऐसी पार्टियों ने मुसलमानों के हक की बात नहीं की, और ओवैसी जी मुसलमानों की हक की बात करते हैं सपोजिटली। तो वो मुसलमानों के कौन सी हक की बात करते हैं? सिर्फ दाढ़ी टोपी बुर्के की बात करते हैं। कभी उन्होंने जैसे कि ये कोटा की बात कर रहे थे, रंगनाथन कमेटी या कमीशन की बात नहीं की कि मुसलमानों की एजुकेशन की बात होनी चाहिए, उनके विकास की बात होनी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात होनी चाहिए। लेकिन वो अपनी राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि और पार्टियां कैसे यूज कर सकती है मुसलमानों को। मेरा अधिकार है, मैं मुसलमानों के वोटों को यूज करूंगा। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप इस देश का संविधान मांगती है, आपने कहा कि हम इस देश में, जैसा कि हिंदुओं का एक एक्ट बना हुआ है, मुसलमानों का भी एक्ट बनवाइए, फिर आप यूसीसी का मुसलमानों, आप संविधान के अंतर्गत आ जाइए। आपको पर्सनल लॉ चाहिए लेकिन इस देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। आपको सारे कंफर्ट चाहिए लेकिन देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, देश के विकास में कोई भागीदारी नहीं करनी, देश का संविधान नहीं मानना आपको। आप कहते हैं कि हमें शरिया में देश संविधान से चलता है, लोग ठीक है। आपको अगर पूरा मैं इसलिए कह रही थी कि जब मुझे लगा हक नहीं मिला तो शायद बात होने वाली थी शिक्षा, रोजगार की, बिजली की, पानी की, ये मूलभूत जो बुनियादी मसले हैं। ठीक है अंबर जी, आपकी बात आ गई। मुझे लगा कि शायद जो हक की बात हो रही है ना, पहला हक तो यही है कि अच्छी शिक्षा मिल जाए।
अच्छे से शिक्षित हो गए तो फिर रोजगार मिल जाए, रोजगार करने जा रहे हैं तो सुरक्षा मिल जाए, जिस सड़क पर हम जाएं वो सड़क अच्छी मिल जाए। मुझे तो लगा था शायद हक की ये बात है, लेकिन वो पॉलिटिकल हक की बात कर रहे हैं। और मैं इसलिए हरेंद्र मलिक आपके पास आना चाह रही हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि आजम खान जो है सरकार में एक पावे की तरह तो रह सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, आजम खान को नहीं बनाएंगे आप मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार सदन के निर्वाचित विधायकों का होता है, और समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उसकी संवैधानिक बाध्यता है कि निर्वाचित सभी माननीय विधायकों की बैठक होगी, वे अपना नेता चुनेंगे, और अगर वो विधायक, सभी विधायक जिसे नेता चुनेंगे उसी को नेता मान लिया जाएगा। आज अखिलेश जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, अखिलेश जी का चेहरा सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नाम पे भी लड़ा है, उनके यहाँ योगी जी का चेहरा है। अब वो सीधी किसके नाम पर किसका काम कर रहे हैं, ये तो परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला वाहिगुरु जानता है, हम तो जानते नहीं। मैं फिर अपनी बात मीनाक्षी जी दोहरा रहा हूँ, चुनाव का दौर है, इस प्रकार की चर्चा केवल मतों को प्रभावित करने के उद्देश्य से की जाती है कि ये मतों के बंटवारे हो सके। मतलब गजब आप बात कर रहे हैं, मतलब नेताओं का जो मन आए वो राजनीतिक मंच से बोल दें, हम चर्चा ना करें। नहीं, हम चर्चा ना करें। मैं मीनाक्षी जी आप गलत समझ गए, मेरा आशय नहीं, मैं कह रहा अवोसी जी ने जो चर्चा की है, हाँ। जो मंच पर बैठे हैं, आपने तो जो बर्निंग इशू इन्होंने बना दिया उसकी चर्चा की है, आपने तो अपने दायित्व का निर्वाह किया है। मैं समझ गई इनका कोई था नहीं मामला, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक ने किसी पार्टी या किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाया था। ये उत्तर प्रदेश में आकर के इस तरह की चर्चा करते हैं, केवल हम लोगों को उसमें सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। ठीक है, के शर्मा जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं मीनाक्षी जी बोलूंगा, लेकिन मेरी अपेक्षा होगी कि अब वो बीच में मेरे न बोले, क्योंकि अब उनको बर्दाश्त नहीं होगा। इनका दोहरापन मैं बताता हूं आपको। अभी ये कह रहे थे, बिल्कुल सही बात आपने पूछा कि क्या आजम खान वहां पर बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह जी ने जब सत्ता छोड़ी तो उनको कोई नेता नजर नहीं आया, उनको कोई नेता नजर आया तो उनका बेटा नजर आया। तो ये तो परिवारवादी पार्टी, एक परिवार से 27 लोग इनके, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई केवल मुलायम परिवार। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहमत नहीं है। हरेंद्र मलिक जी कभी नहीं सोच सकते कि वो इस पार्टी के ना अध्यक्ष बन सकते हैं और समाजवादी पार्टी के ना कभी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये दोनों चीज इनके यहां संभव नहीं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, जो बात यहां पर कही गई, क्योंकि अभी तक मैं इस विषय में, क्योंकि ये संविधान कोर्ट में मामला है हिसाब का, इसलिए मैं इसमें बोलना नहीं चाहता था। लेकिन इसमें जब हक की बात आई तो मैं एक बात कहता हूं। एक बात तो बहुत स्पष्टता से इसको समझ लेना चाहिए, यह लोकतांत्रिक देश है, यहां एक संविधान है। यह देश चलेगा तो संविधान से मीनाक्षी जी, शरिया से नहीं चलेगा। और जो यहां पर बैठी जो नेता है वो जो कह रही थी कि हमको आरक्षण नहीं मिला, तो संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और एक बार यही समाजवादी पार्टियों ने पिछले 2012 के चुनाव में घोषणा किया था कि 16% कितना हम मुसलमानों को देंगे, वो किए भी नहीं, और करते भी तो वो संविधान के कोर्ट से वो खारिज हो जाता। दूसरी बात, शिक्षा और शरिया ये भी साथ नहीं चल सकते मीनाक्षी, ये भी एक बात समझना होगा। यदि देश में आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, शिक्षा लेनी है, तो आपको उस विद्यालय, उसके अनुसार वहां पर व्यवहार करना होगा। और एक आशंका जो अभी आईआईएम के नेता ने जो व्यक्त किया कि आज ये कह रहे हैं फिर कल टोपी उतरवाएंगे, तो मैं इसका एक उलट पक्ष रखता हूं। आज आप इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे हिजाब पहनकर वो स्कूल में जाएं, कल आप ये कहेंगे कि पुलिस में जो हमारा जो भर्ती होगा, कोई लेडीज भर्ती होगी, तो वो ड्रेस नहीं पहनेगी पुलिस की, वो हिजाब लगा के पुलिसिंग करेगी। कल सेना में कोई भर्ती होगा तो आपकी डिमांड ये होगी इसके आधार पर। मैं यदि क्या ऐसा कयास मैं नहीं लगा सकता, या हम नहीं कह सकते मीनाक्षी जी। तो देश में क्या केवल शरिया और आपके धर्म के अनुसार से ही संविधान को बदल दिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। शमीना जी, कोर्ट इसका निर्णय करेगी। आप ये जब कहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तो आप क्यों ये एक्सपेक्ट करती हैं कि शरीयत के हिसाब से आपका समाज चलेगा? वो संविधान को बाद में, पहले शरीयत को रखेगा। देखिए आप, मैं वही पढ़ा रही हूँ, जैसा कि अब हमारा देश आजाद होके 75 ईयर्स हुआ,
अभी तक कोई हिजाब का मुद्दा उठा के बताइए मेरे को। स्कूल की हद तक तो यूनिफॉर्म बिल्कुल सही है, और ये यूनिफॉर्म पे वो अब हिजाब का मतलब क्या है? देखिए, सर पे एक स्कार्फ अगर बन लिए तो काफी रहता। 7th से 10th तक बच्चे तो पूरे पढ़ लेते हैं। इंटरमीडिएट में कोई जींस पैंट पहनता, कोई टी शर्ट पहनता, कोई अपना अपना रोल है। अब ये ना, अगर आप फर्ज करो, आपकी रूल बुक में लिख रहे हैं, फर्ज करो आप जो है ना, आपके कैंपस जो डेवलपमेंट कमेटी है उसके अंदर आप टाइप कर दिए हैं, चलो भाई यहाँ पर ये होना चाहिए ड्रेस कोड, यहाँ पर नहीं पहनना चाहिए, तो फिर लिखेंगे कि कोई दूसरे माइनॉरिटी स्कूल में अभी चलेंगे। मैं अब आपके सामने एक उदाहरण रखती हूँ शमीना जी। ये आप दिसंबर से शुरू अब देखिए शमीना जी, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखती हूँ। इनडायरेक्टली मुसलमानों को टीज किया जा रहा है। ठीक है शमीना जी, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखती हूँ। पढ़ने से रोका जा रहा आप यहाँ है। पर हिजाब में बैठी हुई हैं, क्या किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की? ये आपका हक है, आप पहनना चाहती हैं, आप पहन के बैठी हैं। अंबर यही फैदी ने तो मैं हिजाब बता रही नहीं हूँ। पहना। सुनिए मेरी बात, सुनिए स्कूल की हद सुनिए ना मेरी बात। अंबर फैदी ने हिजाब नहीं पहना, वो नहीं पहनना चाहती, क्या इस पे कोई उन्हें टोक सकता है? लेकिन जब आप एक बार स्कूल की हद को पार करती हैं, तो क्या वहां के स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होने चाहिए? अरे नए नए मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने उठाया पहले नहीं, मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। ना उत्तर प्रदेश में हिजाब मुद्दा था, ना उत्तर प्रदेश में दाढ़ी मुद्दा था, ना उत्तर प्रदेश में टोपी मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दा उठाया ना असदुद्दीन ओवैसी ने। तब आपको नहीं लगा कि बेमतलब का मुद्दा उठाया गया? को देख के, अकेली मुस्कान को देख के भगवा ड्रेस वाले गड़बड़ करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, बड़ा एक इश्यू बनाते हैं, उसके बाद भी आप हमको ये कर रही हैं कि आप हाथ पे हाथ रख के दिए। अरे ये कर्नाटक का मुद्दा था, और टोपी और दाढ़ी तो कहीं आई नहीं थी। किसने पूछा था शमीना जी, टोपी और दाढ़ी को लेकर किसने सवाल उठाए थे? ये असदुद्दीन ओवैसी लेकर आए ना। अरे आप इश्यू बनाए हिजाब का ना, वो नहीं सोच रहे आप। अच्छा। आप बोले तो हमको भी बोलना पड़ेगा ना, बहुत कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर कुछ तो बोलना पड़ेगा। बहुत खूब शमीना जी, बहुत खूब। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, और उस बोलने के पीछे भले ही कोई तर्क और कोई तथ्य हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। फिर भले धार्मिक उन्मान फैलता हो, भले ही ध्रुवीकरण होता हो, होने दो, कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद शमीना जी, आपका भी। अंबर फैदी जी, मलिक जी और के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।